आज की क्लास हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारे पास दो इंटीग्रल डोमेन्स हैं और इस रिमार्क से कि let A and B be integral domains with A is a subdomain of B, and let B1 B2 belong to B be integral over A, then तो ये जो B1 और B2 हैं ये इंटीग्रल ओवर ए हैं। तो B1 प्लस B2 B1 माइनस B2 एंड B1 टाइम्स B2 आर इंटीग्रल ओवर ए। तो ये भी इंटीग्रल ओवर ए होंगे अगर जो है यानी दो अगर आपके पास दो एलिमेंट्स है जो कि इंटीग्रल ओवर ए हैं तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट वो सब इंटीग्रल ओवर ए होगा। ठीक, इसको आप चाहें तो थ्योरम 6 भी कह सकते हैं। थ्योरम 7 हम इसके प्रूफ में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आप चाहें तो प्रूफ देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समझ लीजिए कि इसमें आपको शो करनी है वो फाइनेटली जनरेटेड जो मॉड्यूल्स हैं उनसे आप जो है इसको प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, लेट ए एंड बी भी इंटीग्रल डोमेन्स विथ A is a subdomain of B, then the set of all elements of B that are integral over A is a subdomain of B containing A। यानी कि आपके पास अगर A जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है और B भी इंटीग्रल डोमेन है, A B की सब डोमेन है, तो B के वो सारे एलिमेंट्स जो कि इंटीग्रल ओवर ए होंगे उनकी कलेक्शन से एक डोमेन बनाई जा सकती है और वो डोमेन जो है वो बी की सब डोमेन होगी और वो ए को कंटेन कर रही होगी। तो ये हमारे पास है। अब इससे हम जो है वो एक और चीज़ हम इनके प्रूफ में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम दरअसल इससे एक और चीज़ बनाना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर हम इसमें ए की जगह हम ले लें जी और जेड ले लें इंटीजर्स और बी की जगह हम ले लें सी यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जब हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि set of all elements of B that are integral over A, तो उन एलिमेंट्स को हम इंटीग्रल ओवर ए के बजाय अब जब
ए को हम z ले लेंगे, तो ऐसी सूरत में हम उन एलिमेंट्स को कहेंगे अलजेब्राइक इंटीजर्स, ठीक है। तो और बी को हम ले लेंगे सी, तो फिर बस हम ये कहेंगे द सेट ऑफ अलजेब्राइक इंटीजर्स। सो द सेट ऑफ ऑल algebraic integers, the set of all algebraic integers इस थ्योरम के मुताबिक, थ्योरम 7 के मुताबिक इसको क्या होना चाहिए, एक इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। तो इज या सब डोमेन ऑफ सी होना चाहिए, इज एन इंटीग्रल डोमेन, इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। ये इंटीग्रल डोमेन है। इस इंटीग्रल डोमेन को रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से। तो ओमेगा क्या है, ओमेगा है सेट ऑफ ऑल अलजेब्राइक इंटीजर्स, ठीक है। यानी कि जितने भी अलजेब्राइक इंटीजर्स हैं वो इंटीग्रल डोमेन कहलाते हैं। यानी कि अगर आपके पास जो है ऐसे सारे एलिमेंट्स जो कि इंटीग्रल ओवर जेड होंगे, उन सब को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो सारे एलिमेंट, उसमें जेड खुद भी आ जाएगा और उसके अलावा जेड के अलावा दूसरे नंबर्स भी जो है वो आ जाएंगे। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक अलजेब्राइक इंटीजर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक अलजेब्राइक इंटीजर है, आयोटा अलजेब्राइक इंटीजर है, माइनस आयोटा अलजेब्राइक इंटीजर है। इन तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लिया जाए, इस तरह के सारे एलिमेंट्स को, तो वो सारे अलजेब्राइक इंटीजर्स मिलके एक डोमेन बनाएंगे। तो वो जो है डोमेन कहलाती है सेट ऑफ ऑल अलजेब्राइक इंटीजर, उसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ओमेगा में सारे क्या हैं, सारे अलजेब्राइक इंटीजर्स हैं। एक और रिजल्ट देखिए कि अगर ए और बी डोमेन्स हैं और विद ए इज ए सब डोमेन ऑफ बी, और फिर उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि लेट B1 B2 Bn belong to be integral over A, then A B1 Bn is a finitely generated A module। ये फाइनाइटली जनरेटेड ए मॉड्यूल होगा। और ये जो फाइनाइटली जनरेटेड ए मॉड्यूल होगा ये इंटीग्रल ओवर ए भी होगा। यानी कि ये जो आपके पास आपने जिसको लिख रहे हैं कि फाइनाइट, यानी ये पूरी डोमेन जो है ये डोमेन इंटीग्रल डोमेन इंटीग्रल ओवर होगी। ये इंटीग्रल, यानी कि इसे आप दो थ्योरम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। यही चीज़ लिख के आप इस चीज़ को कह देंगे इज इंटीग्रल ओवर ए, यानी कि इसका हर एलिमेंट इंटीग्रल ओवर ए हो जाएगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि यूज़ होंगे, तो इस वजह से मैं इनको जो है वो लिखवा रहा हूँ। मतलब इंडक्शन से इन चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं, इंडक्शन का सिंपल प्रोसीजर होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास जो है, अगर आपके पास एक टॉवर मॉड्यूल टॉवर इंटीग्रल डोमेन्स हो, ए इज़ अ सब डोमेन ऑफ बी एंड बी इज़ अ सब डोमेन ऑफ सी, ठीक है। इफ़ बी is integral
integral over A and C belongs to C is integral over B, then C is integral over ए। ये हमने जैसे पहले प्रूव किया था उसी तरह से प्रूव किया जा सकता है कि बी इज इंटीग्रल ओवर है, यानी कि बी पूरा इंटीग्रल ओवर ए है एंड सी इज एन एलिमेंट विच इज इंटीग्रल ओवर बी, तो सी जो होगा वो इंटीग्रल ओवर ए भी होगा। इसके अलावा एक यही अगर आपके पास जो है टॉवर है कि ए इज अ सब डोमेन ऑफ बी, बी इज अ सब डोमेन ऑफ सी, इज टॉवर इंटीग्रल डोमेन। और अगर इस ये तो एलिमेंट था ना, इसके बजाय अगर आप ये कहते हैं कि इफ बी इज सॉरी इफ सी इज इंटीग्रल, इफ सी इज इंटीग्रल over B and B is integral over A, then तो इसका मतलब ये होगा कि C जो है वो इंटीग्रल ओवर A हो जाएगा, then C is integral over A। अब इसके बाद जो है वो हम कुछ नई डेफिनेशन जो है वो देखते हैं, और ये है इंटीग्रल क्लोजर की डेफिनेशन। इंटीग्रल क्लोजर, let A and B be integral domains with the condition that A is a subdomain of B, the integral closure of A in B is the subdomain of B consisting of all elements of B that are integral over A। The integral closure of A in B is denoted by A upper B। तो ये इंटीग्रल क्लोजर है
इंटीग्रल क्लोजर इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि अगर आपके पास ए और बी इंटीग्रल डोमेन्स हैं और ए सब डोमेन है बी की, तो ए का जो इंटीग्रल क्लोजर है बी में वो क्या होगा, बी की सब डोमेन होगा। लेकिन कैसी सब डोमेन, जिसके सारे एलिमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी दैट आर इंटीग्रल ओवर ए, इंटीग्रल ओवर ए, जो कि इंटीग्रल ओवर ए होंगे, वो सारे एलिमेंट्स जो है वो इसमें होंगे। अब जैसे कि ये हमने ऊपर देखा था कि उसमें हमने सारे लिए थे, ये जो क्या कहते हैं उसे, सी पे हमने देखा था, सी और जेड के लिए, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है वो जेड था और हमारे पास जो है वो सी था, और हमने कहा था कि अगर z इज ए सब डोमेन ऑफ c हमें नज़र आ रहा है, तो हमने कहा था कि z के c में सारे एलिमेंट्स जो कि इंटीग्रल ओवर z हों, वो सब के सब जो है वो उनसे जो वो सेट बनेगा, वो सब डोमेन होगी c की, और उसको हम कहेंगे इंटीग्रल क्लोजर ऑफ z इन c। तो इस तरह से जो है वो हम इसे जो है वो लिखते हैं, और इसे लिखते हैं ए सब, यानी कि ये हो जाएगा z, इस तरह से लिखा जाएगा, और ये हमारे पास जो ये आ रहा था, इसे हम इस तरह से जो है वो लिख देंगे, ठीक है। और क्लियरली ये बात हमें नज़र आ रही है कि क्लियरली ए ऑफ ए ये ए के ही इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि ए का हर एलिमेंट अपना ही इंटीग्रल ओवर ए होता है, ठीक। अब देखें कि हमारे पास जो है वो, अगर हमारे पास इसी तरह से एक इंटीग्रल डोमेन है ए, और जो कि सब डोमेन है बी की, यानी कि ए इज ए सब डोमेन ऑफ बी, ठीक है। तो ये जो होता है इंटीग्रल क्लोजर जो होगा, इंटीग्रल क्लोजर ऑफ ए इन बी जो होगा, ये हमेशा बी की सब डोमेन होगी, और ये जो है इसकी सब डोमेन जो है वो ए होगी। और अगर ये बी की जगह ए आ जाएगा, तो जाहिर है कि यहाँ से नज़र आ रहा है कि ए इज़ इक्वल टू ए हो जाएगा। हमेशा ये जो है बॉक्स प्रॉपर्टी, ये हमेशा प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। हम जो है वो इंटीग्रल क्लोजर ऑफ जेड की जो बात करते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रल क्लोजर ऑफ जेड की अगर हम सी में तो हमने बात की थी, तो वो तो फिर हमने कहा था कि जो है वो ओमेगा है। अगर हम एक जो है वो फील्ड डिफाइन करते हैं सी के बजाय क्यू आई, आपको पता है कि सी तो आर आई होता है, क्यू आई डिफाइन करते हैं तो इसके एलिमेंट्स होंगे एक्स प्लस वाई आई सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू क्यू। ये हमारे पास जो है फील्ड है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम क्या करते हैं कि ये जो z है, तो z का क्लोजर लेते हैं इन क्यू आई, तो z का क्लोजर लिया इन क्यू आई, तो जाहिर है कि ये z का जो क्लोजर है इन क्यू आई, ये क्यू आई की सब डोमेन होगा, और ये जाहिर है कि z से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस इस बात की है कि ये जो z से ज़्यादा और ये से कम है, ये होगा क्या,
ठीक है, इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे पास होंगी। ठीक, तो होता ये है कि हमारे पास एक रिज़ल्ट है जिसके मुताबिक, यानी कि ये थ्योरम कह लीजिए, थ्योरम 2 कह लीजिए, तो 1 तो ये था थ्योरम। ये मतलब इतना ऑब्वियस है कि इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये ऐसे ही होगा। थ्योरम 2 जो है उसके मुताबिक ये जो आपके पास ये मिड में जो चीज़ नज़र आ रही है, ये असल में यानी कि जेड क्यू आई, ये है जेड प्लस जेड आई। तो ये थ्योरम है। तो अगर आपको देखें ये दो सेट्स को इक्वल शो करना है तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि इसमें से एक एलिमेंट लें और शो कर दें कि वो इसमें है, और इसमें से एक एलिमेंट लें तो शो कर दें कि इसमें है। ये इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। तो अगर आप इसको, इसकी सब डोमेन शो करना चाह रहे हैं तो इसमें से एक एलिमेंट लेंगे और शो कर देंगे कि वो इसमें है, तो जो है, और दूसरा फिर, तो दूसरा वाला जो इसका बहुत बड़ा है, तो जैसे कि हमने एक एस्यूम किया कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू जेड प्लस जेड प्लस आयोटा, ये हमने अल्फ़ा जो है वो इसमें से एस्यूम कर लिया। देन तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा कैसा होगा, अल्फ़ा होगा ए प्लस बी आयोटा, वेयर ए बी बिलोंग टू इंटीजर। तो ये इसमें से अब ये शो करना है कि ये एक अलजेब्राइक इंटीजर है, क्योंकि इसके अंदर तो अलजेब्राइक इंटीजर्स होंगे ना, क्योंकि अगर ये अलजेब्राइक क्लोजर है तो इसका मतलब ये कि अल्फ़ा के लिए एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो अल्फ़ा के लिए पॉलिनोमियल जो है वो होने का मतलब ये हुआ कि आप ये लिख सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस ए इज इक्वल टू बी आई। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस 2a अल्फ़ा प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर, स्क्वेयर दोनों तरफ कर दिया है आपने, तो अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस 2a अल्फ़ा प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिनोमियल जो है वो इसके अंदर आ जाएगा कि एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बिलोंग टू जेड एक्स सच दैट, ठीक है ना, यानी ये पॉलिनोमियल इसमें आ रहा है। एंड इसको अगर आप चलें इसको एफ ऑफ एक्स कह दें, ठीक है, कोएफिशिएंट्स इसके सारे जेड में हैं, एंड एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एफ ऑफ अल्फ़ा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा इज अलजेब्राइक इंटीजर। अलजेब्राइक इंटीजर कहते हैं या अलजेब्राइक ओवर, अलजेब्राइक ओवर जेड आप कह सकते हैं इसे। तो अलजेब्राइक इंटीजर सिर्फ जेड के लिए वर्ड यूज़ होता है। तो अलजेब्राइक इंटीजर है अल्फ़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्फ़ा किस में होगा, ये इसमें होगा। इम्प्लाइज अल्फ़ा बिलोंग्स टू जेड टू द पावर क्यू आई, यानी कि इसके क्लोजर में जो है ये मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि z प्लस जेड आई is a subdomain of is a subdomain of z to the power qi। अब दूसरा इसका ये होगा कि आप एक अल्फ़ा या कोई और एलिमेंट अल्फ़ा ले लें इससे, और फिर शो कर दें कि वो इसमें भी, वो बहुत बड़ा पार्ट है, वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, बुक में जो है इसको किया हुआ है, क्योंकि अगर वो मैंने कराया तो फिर वही करा सकूँगा और क्लास का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है
ठीक है, वो आप कीजिएगा, यानी कि आप कैसे कीजिएगा, आप ये लीजिएगा लेट अल्फ़ा, या चलें बीटा ले लीजिए, बीटा कोई एलिमेंट है, बिलोंग्स टू z टू द पावर q आई, यानी कि आपने बीटा पहले ही कह दिया कि ये अलजेब्राइक इंटीजर है, दैट इज बीटा इज अलजेब्राइक इंटीजर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट अ polynomial in zx such that beta is a root of that polynomial। इस तरह से अब वो polynomial ले लेंगे और फिर ये शो कर देंगे कि ये बीटा जो है वो z प्लस जेड आयोटा में भी है, और ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और हम कहाँ पे अब जा रहे हैं, हम यहाँ पे जा रहे हैं कि हमारे पास एक रिजल्ट है, थ्योरम 3, let D be a UFD, UFD कहते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन को, let F be the field of quotients of D, then C belongs to F is integral over D if and only if C belongs to D। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है रिजल्ट है। इसमें D को UFD कहा हुआ है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, और फिर इसके बाद कह रहे हैं कि F हमारे पास जो है फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ D है। जैसे कि अगर हमारे पास जो है Z एक इंटीग्रल डोमेन होती है तो उसकी फील्ड ऑफ कोशेंट जो है वो Q होती है। ठीक है, लेट F फिर कह रहे हैं कि देन C बिलोंग्स टू F इज इंटीग्रल ओवर D। अगर उसकी फील्ड ऑफ कोशेंट में से एक एलिमेंट ले लिया है C और वो इंटीग्रल ओवर D है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, C जो है वो D में बिलोंग करेगा। ठीक है, और ये क्योंकि ये इफ एंड ऑन लीफ की कंडीशन के साथ है, तो C अगर D में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो इंटीग्रल ओवर D भी होगा। ठीक है, जो और वो C जो है वो F में भी बिलोंग करेगा और इंटीग्रल ओवर D भी होगा। तो इसका प्रूव करते हैं, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ है, दोनों तरीक़ों से आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर आपने लिया कि इफ C बिलोंग्स टू D, तो अब आपको ये शो करना है कि इंटीग्रल ओवर D है, और इसके अलावा F में बिलोंग कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। तो D का हर एलिमेंट अपने ऊपर इंटीग्रल होता है, क्योंकि उसके लिए एक जो है वो 1 डिग्री पॉलिनोमियल बन जाता है। देन C satisfies x minus C is equal to 0, and so integral over D, और इंटीग्रल ओवर D होगा, और अगर हम C में कह रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो F में भी है। तो मतलब कोई, क्योंकि F फील्ड ऑफ कोशेंट है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो फील्ड ऑफ कोशेंट होती है वो हमेशा जिसकी फील्ड ऑफ कोशेंट है उसको हमेशा कंटेन कर रही होती है। अब इसे कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्सली suppose that C belongs to F
is integral over D। अब ये कह दिया कि देन C बिलोंग्स टू F इज इंटीग्रल ओवर D। अब हमें प्रूव ये करना है कि C जो है वो D में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि हमने कहा कि C बिलोंग्स टू F इज इंटीग्रल ओवर D, तो देन तो इसका मतलब होगा कि एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जिसका C रूट होगा। देन C is a root of polynomial equation x to the power n plus a sub n minus 1 x to the power n minus 1 till a1x plus a null is equal to 0, where ये a null से a n माइनस 1 ये सारे जो है इंटीग्रल डोमेन D के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है कि C जो है वो किसका एलिमेंट है, F का एलिमेंट है। एज शो ये करना है कि ये D का भी एलिमेंट होगा। सो एज C बिलोंग्स टू F, वी कैन, और F फील्ड ऑफ कोशेंट है यानी कि इसमें फ्रैक्शन होगा, तो हम लिख सकते हैं वी कैन एक्सप्रेस इट या एक्सप्रेस C in the form C is equal to R upon S, where R and S belongs to D and S is not equal to 0। S जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एंड और इसके अलावा GCD ऑफ R एंड S इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये इस वजह से कहते हैं क्योंकि फिर वो बार बार रिपीटेशन ना हो। जैसे इंटीजर में आपने देखा 2/4 जो होता है, 2/4 वो भी 1/2 होता है, 8/4 वो भी 1/2 होता है, और 1/2 वो भी 1/2 होता है। तो इस तरह तो कई डुप्लीकेशन आ जाएगी। तो इस वजह से GCD हम, तो वो क्योंकि एक ही कोसेट क्लास को लेने के लिए हम क्या करते हैं कि वो GCD RS इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो उसी क्लास से रिप्रेजेंट करेगा। तो वो इतनी सारी डुप्लीकेशन जो है वो वहाँ पे नहीं होगी, हमें यूनिक हमेशा जो है वो मिलेगा। तो इस वजह से बचने के लिए हम ये GCD ऑफ RS इज इक्वल टू 1, अलजेब्रा में हम किसी और तरीके से लिखते थे, इसमें हम इस तरह से लिख रहे हैं। हेंस तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर C R अपॉन S है तो C की जगह R अपॉन S लिख दीजिए। तो R अपॉन S टू द पावर n प्लस A सब n माइनस 1 R अपॉन S इसकी पावर n माइनस 1 प्लस A1 R अपॉन S A नल इज इक्वल टू 0। अब जो है ये हमने इस तरह से लिख दिया क्योंकि S 0 नहीं है, इस तरह से ये आ रहा है। अब S से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे को, S से नहीं बल्कि S की पावर n से पूरे को मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा आपके पास R टू द पावर n प्लस an माइनस 1 R टू द पावर n माइनस 1 S प्लस a1 R S टू द पावर n माइनस 1 प्लस a null S टू द पावर n इज इक्वल टू 0। S टू द पावर n मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। आप कहते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। अब इसके बाद हमने कहा कि इफ S is not a unit in D,
आर और एस जो है ये दोनों, ये बात ध्यान में रहे कि डी के एलिमेंट्स हैं आर और एस, लेकिन ये डी एस जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट्स है, नॉन जीरो एलिमेंट है। अगर हम ये कह रहे हैं कि इफ एस इज नॉट ए यूनिट इन डी, तो इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो नहीं मिलेगा। देन इट इज, और इसके अलावा ये किसी प्राइम से डिविजिबल होगा, देन इट इज डिविजिबल, divisible by some prime p। अब ये जो इक्वेशन 1 है, फ्रॉम 1 हम ये कहते हैं कि p डिवाइड्स r टू द पावर n, यानी कि p जो है वो कोई प्राइम है जो कि r की पावर n को डिवाइड कर रहा है, एंड दस, और अगर r की पावर n को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि p जो है वो r को भी डिवाइड करेगा। लेकिन दिस contradict that GCD of R and S is equal to 1, and hence S must be a unit। और अगर S अगर यूनिट है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड जो C जो था वो जो लिखा था R अपॉन S, तो C को R S इनवर्स लिख सकते अगर ये जो है वो यूनिट है और ये D के अंदर मौजूद होगा, क्योंकि S इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा D के अंदर, तो फिर ये D में आ जाएगा। तो बस यही जो है वो आपको प्रूव करना था। इसके बाद देखें कि ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको अभी बताया था इससे पहले मैंने ऊपर, कि हमारे पास जो है वो Z इज ए सब फील्ड ऑफ C, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये कहा था कि ये जो Z है, तो Z के सारे अलजेब्राइक इंटीजर्स, ठीक है, उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इन C। ये क्या होगा, ये C की सब डोमेन होगी। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो ये ओमेगा है, यानी कि इसमें सारे अलजेब्राइक इंटीजर्स हैं। तो ओमेगा जैसे है तो उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, ओमेगा के अंदर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी ओमेगा में है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बिलोंग्स टू ओमेगा, ओमेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है वो जेड एक्स में एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है इसका 0 होगा, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अलजेब्राइक इंटीजर। तो सेट ऑफ ऑल अलजेब्राइक इंटीजर्स जो है वो ओमेगा में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास ये क्लियरली नज़र आ रहा है, ये थ्योरम 4 इसे कह दें, क्लियरली नज़र आ रहा है कि Q का जब इंटरसेक्शन लेंगे हम ओमेगा से, तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, क्योंकि इस ओमेगा में Z भी होगा और Z के अलावा दूसरे भी जो है वो एलिमेंट्स आएंगे,
जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, आयोटा आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, और इस तरह के भी होंगे कि जो कि इसके अंदर मौजूद होते थे, z प्लस z आयोटा वाले एलिमेंट्स भी होंगे, और z प्लस z रूट 2 वाले भी एलिमेंट होंगे। तो बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट जो है वो इसके अंदर होंगे। तो लेकिन जब q के साथ, क्योंकि q के अंदर इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, जैसे आयोटा वाला, स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाला, और इस तरह के एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो जब इंटरसेक्शन ले लेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो सिर्फ z जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। तो इसको मतलब ये कि क्लियरली जो है वो देखा जा सकता है कि ये इस तरह से ये z के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखें कि इसमें जो है एक डेफिनेशन हम देख रहे हैं, और वो डेफिनेशन है इंटीग्रली क्लोज्ड डोमेन की। इंटीग्रल क्लोजर तो आपने देख ही लिया, अब इंटीग्रली क्लोज्ड डोमेन क्या चीज़ है? इंटीग्रली क्लोज्ड डोमेन। An integral domain D is said to be integrally closed if the only element of its quotient field that are integral over D are those of D itself. So an integral domain D is said to be integrally closed if the only elements of its quotient field that are integral over D are those of D itself. ठीक है, यानी कि जो उसमें उसकी क्वोशंट फील्ड से जो इंटीग्रल ओवर डी होंगे वो सिर्फ वही एलिमेंट्स होंगे जो क्या कहते हैं उसे उसके अंदर खुद होंगे, तो वो इंटीग्रली क्लोज्ड जो है वो डोमेन होगी। तो जैसे कि यूएफडी जितनी भी होती हैं वो सारी इंटीग्रली क्लोज्ड होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि एक यूएफडी है, इफ डी इज ए यूएफडी, तो उसकी जो इंटीग्रल क्लोजर होगा ओवर अ फील्ड एफ। ठीक है, तो एफ उसकी कोशेंट फील्ड है अगर, एंड एफ बी ए कोशेंट फील्ड, तो जो इंटीग्रल क्लोजर होगा वो खुद डी के इक्वल होगा। ठीक है, तो वो इंटीग्रली क्लोज्ड होगी, यानी कि कोशेंट फील्ड के जो एलिमेंट्स हों उसके अंदर जो इंटीग्रल एलिमेंट्स होंगे जो कि इंटीग्रल ओवर डी होंगे वो सारे के सारे वही होंगे जो डी के अंदर है। तो फिर नया एलिमेंट्स नहीं आएगा कोई भी, तो इस तरह से जो है वो इंटीग्रली क्लोज्ड आ जाएगी। अब जैसे कि बहुत सारी फील्ड्स होती है जो कि इंटीग्रली क्लोज नहीं, यूएफडी इंटीग्रली क्लोज्ड होती है। अब जैसे कि ये ये देखें, ये फील्ड है z प्लस जेड स्क्वेयर रूट ऑफ -2। ठीक है, ये हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है।
अब इस इंटीग्रल डोमेन की कोशेंट -3, -3, इस इंटीग्रल डोमेन की जो है वो एक कोशेंट फील्ड होगी। अब आपको पता है कि इसकी कोशेंट फील्ड क्या होती है। तो अगर ये डोमेन D है तो इसकी कोशेंट फील्ड F जो होगी, इसके एलिमेंट्स ऐसे होते हैं A plus B I such that A B belong to Z। तो इसकी कोशेंट फील्ड अगर F है तो उसके एलिमेंट्स ऐसे हैं, इसे कोशेंट में Q आ जाएगा, यानी कि वो होगा Q स्क्वायर रूट ऑफ -3, यानी इसके एलिमेंट्स ऐसे होंगे X प्लस वाई आई, वाई, अरे आई लिख दिया, सॉरी, यहाँ ऊपर भी गलत लिख दिया मैंने, आई नहीं, स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -3, यहाँ भी ये b स्क्वायर रूट ऑफ -3 सच दैट ए बी बिलोंग टू z। इसी तरीके से ये होगा x प्लस इस वाई स्क्वायर रूट ऑफ -3 सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू q। ये इसकी कोशेंट फील्ड है। अब आप देखिए कि इस कोशेंट फील्ड से एक एलिमेंट लेते हैं, बहुत सिंपल सा एलिमेंट, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। जाहिर है कि ये जो है वो माइनस ओमेगा एक एलिमेंट है। तो ये जो है हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि ये इसकी कोशेंट फील्ड Q स्क्वायर रूट ऑफ -3 में है। क्या ये इंटीग्रल ओवर जो है वो अ, पहले तो ये देख रहे हैं कि इंटीग्रल ओवर ओवर z प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ -3 है या नहीं। तो हम इसके लिए देख चेक कर सकते हैं, अगर इसके लिए एक पॉलिनोमियल मौजूद होगा तो ये अल्फ़ा जो है ये इंटीग्रल ओवर इसके लिए इक्वेशन मौजूद होती है कि इसके लिए इक्वेशन आप बना सकते हैं कि क्योंकि ये ओमेगा है तो आपको पता है कि माइनस ओमेगा है, तो माइनस ओमेगा के लिए एक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। ये जो है वो जेड एक्स में भी है, और या ये क्योंकि इंटीग्रल ओवर हम ये देख रहे हैं कि ये वाली देख रहे हैं, तो z प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ -3 ऑफ एक्स, इसके अंदर जो है ये पॉलिनोमियल जो है वो आ रहा है। तो ये एलिमेंट अगर जिसको हम अल्फ़ा कह रहे हैं ये इसके अंदर है, ठीक है। तो ये इंटीग्रल ओवर, तो अल्फ़ा जो कि 1/2 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज इंटीग्रल ओवर z प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये इंटीग्रल ओवर ये है। बट तो अगर ये इंटीग्रल ओवर दिस कोई एलिमेंट है जो कि इसकी कोशेंट फील्ड से था, तो वो इसमें भी होना चाहिए। बट क्लियरली क्लियरली 1/2 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 is not the element of z प्लस z स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो डिसप्रूव करने के लिए एक आपको एक जो है वो एक केस काफ़ी होता है, एक एग्जांपल काफ़ी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि z प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज नॉट इंटीग्रली क्लोज्ड। तो ये इंटीग्रली क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि z प्लस स्क्वायर रूट जेड स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज़ नॉट ए यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इससे भी ये वाला जो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, इससे भी हमें पता चल जाता है कि अगर ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन हो तो वो क्या कहते हैं उसे, इंटीग्रली क्लोज्ड जो है वो इस तरह से होती है। तो
इसके अलावा हमने देखा था कि ये इंटीग्रल यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होती है z प्लस z 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 इज ए यूएफडी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज इंटीग्रली क्लोज्ड। तो ये इंटीग्रली क्लोज्ड होगी। अब इसके बाद देखें कि क्या कहते हैं उसे, एक और रिज़ल्ट है। इस रिज़ल्ट को हम देखते हैं। थ्योरम, इसका नंबर क्या होना चाहिए, 5। तो थ्योरम 5, एवरी अलजेब्राइक नंबर, अलजेब्राइक नंबर हमने पढ़ा था कि वो एक ऐसा, यानी कि अलजेब्राइक ओवर, अगर कोई नंबर अलजेब्राइक ओवर क्यू हो जाए, अलजेब्राइक ओवर रैशनल नंबर हो, तो उसे हम अलजेब्राइक नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्यू एक्स में जो है वो पॉलिनोमियल मौजूद होगा। तो एवरी अलजेब्राइक नंबर, एवरी अलजेब्राइक नंबर is of the form a by b, where a is an algebraic integer and b is a non-zero ordinary इंटीजर, यानी कि वो उसी का अपना एलिमेंट होगा। तो ये ऐसी सूरत में जो है एवरी अलजेब्राइक नंबर इज ऑफ द फॉर्म, यानी कि हर अलजेब्राइक नंबर को इस फॉर्म में जो है वो लिखा जा सकता है। ये आपसे कह रहा है कि ये प्रूव करें। तो जबकि इसमें a जो है वो अलजेब्राइक इंटीजर होगा और b जो है वो एक ऑर्डिनरी इंटीजर जो है वो z का एलिमेंट जो है वो होगा। ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी इंटीजर z को कह रहे हैं और अलजेब्राइक इंटीजर की जब बात कर रहे हैं तो इस तरह के जैसे √2 वगैरह और ये सब भी हो सकते हैं कि जिसके लिए एक पॉलिनोमियल zx में मौजूद होगा। तो हमने एस्यूम किया कि लेट c be a, let c be an algebraic integer, सॉरी अलजेब्राइक नंबर, अलजेब्राइक नंबर की बात करें तो हमने अस्यूम कर लिया कि c एक अलजेब्राइक नंबर है। देन तो इसका मतलब है क्यू एक्स में पॉलिनोमियल होगा। देन देयर एग्जिस्ट a null a1 an-1 belong to q such that c to the power n plus an-1 c to the power n-1 till a1c प्लस ए नल इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। यानी कि आप कोइफिशिएंट q से आ रहे हैं और ये पॉलिनोमियल जो होगा वो अगर x की फॉर्म में लिखेंगे तो q x में पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि ये अलजेब्राइक नंबर की हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने लिखा कि लेट b be the
लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM ऑफ दी, क्योंकि ये सारे इंटीजर्स हैं, ये सारे जो है वो हैं, क्या कहते हैं उसे, आपके पास फ्रैक्शंस होंगे क्योंकि क्यू के एलिमेंट्स हैं। तो अब आपके पास डिनोमिनेटर आएंगे, यानी कि जब आप सी की जगह वो फ्रैक्शन लिखेंगे तो आपके पास जो है वो एक सबके नीचे डिनोमिनेटर्स आ जाएंगे। उन डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम है वो आपने एस्यूम कर लिया कि वो बी है। ठीक है, लेट बी बी द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स of a null a1 an minus 1। दस, क्योंकि अगर इस तरह से अब तो फिर अब आप क्या करें, दस b बिलोंग्स टू n, यानी n जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, एंड b ai बिलोंग टू z, तो ये z में होंगे। अच्छा सी नहीं, बल्कि ये जो है वो किस तरह से किया गया, क्या किया गया है कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये हमारे पास ये जो ये वाले कोएफिशिएंट्स हैं ये फ्रैक्शंस हैं क्यू के, ये भी क्यू क्यू का ये भी फ्रैक्शन वाला हो सकता है, लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इनके जो ये जो फ्रैक्शंस होंगे तो इनके जो डिनोमिनेटर्स होंगे उनका एलसीएम जो है वो हमारे पास जो है वो बी है। फिर हम क्या करेंगे कि क्या कहते हैं उसे, क्योंकि ये अब एलसीएम जब आप उस जो एलसीएम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है 1/2 और 1/4 1/6, आपको पता है इसका एलसीएम 12 है। तो इन सबको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 12 से करें, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, तो ये सब इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारे बी ए आई जो है वो इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इंटीजर्स में हो जाएंगे फॉर आई इज इक्वल टू 1 0 1 से लेके n-1 तक। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने बजाय इसके कि b से मल्टीप्लाई करें, हमने b की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये इसके अंदर भी जो है वो चला जाए। तो मल्टीप्लाई किया b की पावर n से, तो ये जाएगा b टू द पावर n, c की पावर n, फिर प्लस b की पावर n an-1। ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा ये करते हैं कि b की पावर n से मल्टीप्लाई किया तो बी सी की होल पावर n हो जाएगी, और यहाँ b की पावर n से मल्टीप्लाई किया तो एक b लिख दीजिए a सब n-1 के साथ, और फिर उसके बाद दूसरा b जो है वो लिख दीजिए c के साथ। अब b की पावर n से मल्टीप्लाई किया है तो b तो इसके साथ आ गया, b की पावर n-1 c के साथ आई, तो बी सी की होल पावर n-1 हो गई, एंड सो ऑन। फिर इसी तरह b की पावर n इधर आई, तो फिर इसमें ये किया कि b की पावर n-1 a1 के साथ लिखा, और b जो है वो एक जो बचा वो c के साथ लिख दिया, और फिर प्लस b की पावर n a नल इज इक्वल टू 0। इस तरीके से जो है वो आपने इसे लिख दिया। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि बी सी इज अ रूट of this polynomial. So this shows that BC is a root of polynomial in
z. Since b a n minus 1 और b square a n minus 2 b n minus 1 a1 b n a n a null all belongs to z. ये सारे कोएफिशिएंट्स अब इंटीजर्स हो गए, तो इस वजह से ये मोनिक पॉलिनोमियल है। तो thus BC is an algebraic, तो इससे ये पता चला कि ये अलजेब्राइक इंटीजर है। तो हमने अस्यूम कर लिया से ये जो अलजेब्राइक इंटीजर है a है, देन a इज इक्वल टू या BC इज इक्वल टू B। तो दस BC इज एन, अब ये क्योंकि इंटीजर्स हैं सारे और BC इसका रूट हो गया, कोएफिशिएंट्स इंटीजर है, तो इसका मतलब BC इज एन अलजेब्राइक इंटीजर क्योंकि पॉलिनोमियल जो है वो ZX में मौजूद है। अब हमने कह दिया कि BC जो है वो A है, तो इसका मतलब BC इज इक्वल टू A, तो C बराबर हो जाएगा A अपॉन B के। तो C बराबर हो गया क्या कहते हैं उसे, A अपॉन B के, वेयर, क्योंकि A अलजेब्राइक इंटीजर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A को ओमेगा से होना चाहिए एंड B जो है वो तो हमने Z लिया है, यानी ऑर्डिनरी इंटीजर। तो इस तरह से B जो है वो हमारे पास ऑर्डिनरी इंटीजर Z से और A जो है वो अलजेब्राइक इंटीजर है, तो यही हमें शो करना था। तो इस तरह से हमने इसे शो कर दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे, अलजेब्राइक एक्सटेंशंस ऑफ फील्ड, तो इंशाल्लाह उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।